Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, आ रही है आवाज। हाँ, कंप्लीट। आ रही है ना? हाँ। वेट करना है, क्या करना है? क्या? वेट करना है क्या? और 9 लोग हैं अभी, 9 है 10। 5 मिनट वेट कर ले। अच्छा अच्छा ठीक रुक, है। मैसेज डाल देता हूँ। हेलो, हो गए क्या सब ज्वाइन? 11 हुआ है, स्टार्ट कर दे। कोई नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो सब अपना माइक प्लीज स्टार्ट कर दो यार, इसे अकेले अकेले नहीं बोलना मेरे को। हाँ भाई, स्टार्ट कर। सब माइक स्टार्ट कर देंगे तो बीच में आवाज नहीं सुनाई देगी, इसीलिए। अरे मेरे को पहले ये क्वेश्चन है, मेरे को ये जानना है कि एसआईपी के बारे में लोगों को कितना पता है। तो चैट में लिखो या फिर कुछ तो कर दो। हाँ भाई, सब लोग भाई सब नए ही है इसमें, तो तू क्या बात कर बिगिनिंग रहा है? से पर बेसिक कुछ से तो ही आइडिया चालू होगा कर। ना? कुछ तो आइडिया होगा ना एसआईपी के बारे में क्या होता है? हेलो ब्रो, अमित है। या टेल मी ब्रो। मुझे बिल्कुल नहीं पता है। और एक और चीज ये पूछनी है कि जैसे प्रैक्टिकली कुछ करेंगे तो लैपटॉप भी साइड में खोलो या फिर फोन में सही है? नहीं नहीं, अभी तो प्रैक्टिकली कुछ जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके। बेसिक होता है एकदम। एसआईपी क्या होता है कि हाँ म्यूचुअल फंड्स, पता है सबको? हाँ हाँ, म्यूचुअल फंड्स थोड़ा बहुत वही है। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि लाइक हम लोग को नहीं पता कि, फॉर एग्जांपल मैं खुद को ही ले लेता हूँ, लाइक मेरे को मार्केट में इन्वेस्ट करना है पर मेरे को पता नहीं है मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ। राइट। राइट। ओके। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपना एक गोल डिसाइड करूँगा कि मेरे को क्या चाहिए, लाइक व्हाट इज द रिटर्न दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय इन्वेस्टमेंट्स। राइट। ओके ओके ओके, समझ गया। हाँ भाई। राइट। तो उसमें अलग अलग स्कीम्स होता है, लाइक अभी तेरे पास
तू सैलरी है, तेरा इनकम फॉर एग्जांपल 10,000 है, जस्ट टू कीप द कैलकुलेशन सिंपल, राइट? तो उसमें से आई गेस सब लोग 1,000 रुपीज तो स्पेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो 1,000 का एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है कि हाँ, हम लोग एक एएमसी चूज करते हैं। एएमसी क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल एसबीआई है, कोई भी बैंक है जो एसआईपी हेल्प करता है, और रिलायंस है, एसबीआई है, कोई भी होता है, तो उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं वैसे इसमें इन्वेस्ट करता है, बट द थिंग इज वी बाय यूनिट्स। इसमें शेयर्स नहीं बोलते, इसमें यूनिट्स बोलते हैं। ओके ओके ओके, करेक्ट। और कोई है नहीं क्या? या सब अपना माइक, अरे माइक चालू कर दो यार, क्या माइक ऑफ है होता सब, कोई बात नहीं। कर दो चालू यार, अपने तो है सब। भाई इसमें मेरा पेटीएम मनी में बहुत पैसा घटा है, किसमें म्यूचुअल किसमें कटा फंड है? में। म्यूचुअल म्यूचुअल फंड में फंड अपना आप कटा? में कटा मतलब डिले वो वाला बहुत कटा जाता है। है यूनिट में। क्या हो जाता मतलब है? अगर आज मैं मार्केट आवर्स में कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूँ ना, तो उसका हाँ अगर प्राइस लो है, जैसे कि 100 का प्राइस है और मैंने देखा और ले लिया, पर वो हाँ फिर एक दिन बाद या 2 दिन बाद जब यूनिट ऐड करेगा ना, तब उस दिन का जो प्राइस होगा ना उस पे डालता है वो। हाँ, 2 दिन होता है हाँ, तो प्रोसेस वो करने के लिए। प्रोसेस करने के दो पर दिन पर तू एसआईपी नहीं किया होगा, फिर तो डायरेक्ट यूनिट्स उठाया होगा। एसआईपी नहीं, मैंने म्यूचुअल फंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लिया था, हाँ, सिर्फ यूनिट्स फिक्स उठाया था अमाउंट ना का। तू? हाँ हाँ हाँ, हाँ, इसलिए तो तो जो दिन उसमें 2 दिन, प्रोसेस होता है ना, मतलब वो आज दिन का। मंडे है अगर ओके। मंडे है अगर मैंने हाँ निपॉन का लिया था और आदित्य बिरला का लिया था, तो आदित्य बिरला का जब लिया तब तो ओके। ठीक था, एक दिन में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया था। पर निपॉन का लिया ना, तो उसमें हाँ, 9 रुपए गिर गए थे। तो अच्छा है ना, मतलब ज्यादा यूनिट्स मतलब मिलेंगे तेरे को। गिर गए थे, मतलब मैंने कम में जैसे कि आज 100 रुपीज है, मैंने 100 में ओके। खरीदा, 2 दिन बाद 9 रुपए बढ़ गए थे। मतलब अच्छा, नौ 109 का में लॉस हुआ तेरा मेरे। business हुआ? हाँ अच्छा, ये प्रोसेसिंग टाइम लगता है उन लोग को। हाँ, वही शेयर्स शेयर्स के जैसे तुरंत नहीं कट जाते इसमें। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें तो ट्रेड नहीं करता कोई, नोबडी ट्रेड्स इन हाँ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि अगर तू उसको एफडी के साथ कंपेयर करता है, समझ में आता है हाँ कि हाँ एक बार तूने 100 रुपए डाले तो तू 100 रुपए भूल जा कि तेरे पास थे कभी। शेयर्स में कैसा हाँ है, तू कंटिन्यूस उसको स्क्रीन पे देखता रहेगा, प्रॉफिट देखता रहेगा। हाँ, वो एसआईपी है। बेसिकली मैं ऐसा उन लोग के लिए बोलता हूँ जो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, बट दे आर टू लेजी लाइक मी, कि वो कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना चाहता है। सही है। समझा? और उसमें टेक्निकल हाँ नॉलेज की तेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज के लिए हाँ, हम वो तो लोग है। एएमसी, हाँ, एएमसी के थ्रू करते हैं। और एएमसी में मैनेजर्स होता है जो अपना फंड हाँ, वो हैंडल तो करता है। कंसल्टेंट जाके सब कर जाता है, वो तो पता है। हाँ नहीं, कंसल्टेंट वो होता है जो तेरा एसआईपी स्टार्ट करवाएगा। हाँ। हेलो हाँ बोल ना, हाँ ना, मतलब रेगुलर बेसिस। कृष्णा, या टेल मी। देखो शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ कि एसआईपी में कैसा होता है। जैसे एक कंपनी है एच डी एफ सी एएमसी, ठीक है। मुझे उसको एच डी एफ सी एएमसी को रोज हर महीने 100 रुपए देना है, ठीक है। और हाँ, उसमें भी ऐसे तेरे पास बहुत सारे ऑप्शन लोग है। उनको पैसे दे रहे होंगे। अब एच डी एफ सी एएमसी उनके हिसाब से स्टॉक में अपना लॉजिक लगा के हाँ एग्जैक्टली। इन्वेस्ट करेंगे, और उनका जो एच डी एफ सी एएमसी का ओवरऑल प्रॉफिट होगा ना, वो ये जितने लोगों ने 100 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं ना, उन लोगों में हाँ, बढ़ वो जाएगा। अकॉर्डिंगली मिलेगा, जितना इन्वेस्ट किया हाँ, उसके मतलब हिसाब इसमें से। आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, वो एच डी एफ सी एएमसी वाले करेंगे अगर आप हाँ, उसमें तो कर वही रहे तो हो मैं तो। बोल रहा हूँ कि मैं इतना लेजी हूँ कि मेरे को टेक्निकल एनालिसिस नहीं देखना मार्केट का, तो मैं तेरे को पैसे दे दूंगा और तू मेरे बिहाफ इन्वेस्ट करेगा। फिर तेरे को जिसमें इन्वेस्ट करना है वो तू कर सकता है, मैं उस पर राइट नहीं थोप सकता तेरे पे कि नहीं मेरे को फिर रिलायंस में इन्वेस्ट करना है। फिर अगर लॉस हुआ तो? लॉस नॉर्मली तू एनुअली देखेगा ना तो तेरा 12% प्रॉफिट होगा। ओके ओके ओके।
मतलब हाँ वो अभी तू हर ऐसी महीने कंपनी डालेगा में। ना, हाँ समझ रहा समझ है? गया। जैसे नॉर्मली भी अपन जैसे इन्वेस्टमेंट जैसे बोलते हैं शेयर मार्केट में, तो हम्म। 15 बताते हैं कि एवरेज 15% आपका प्रॉफिट होगा ही होगा अगर रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो। हाँ कभी ज्यादा भी हो जाए, फ्लक्चुएट हो रहा है, ट्रेडिंग कर रहे हो, आप खुद ध्यान रखते हो तो ज्यादा भी हो जाएगा, बट एवरेज 15 मानते हैं, वैसे ही इसका भी है। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। ओके ओके अंडरस्टूड। ओके, जैसे मैं बोल रहा था कि हम लोग एक यूनिट में आस्था इज एसआईपी, आस्किंग कैन नेटवर्क ग्लिचिंग। सी आस्था एसआईपी समथिंग कि मैं एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ टेक्निकल एनालिसिस जानने के लिए। और मेरे बिहाफ जो एएमसी में मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके अपने हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। समझो? गॉट इट आस्था। या सो नो प्रॉब्लम। हम लोग जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स परचेस करता है, वैसे एसआईपी के थ्रू हम लोग यूनिट्स परचेस करता है। और एक यूनिट का प्राइस होता है एनएवी। एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उसको नेट एसेट पता होगा तो कोई मेरे को हेल्प करेगा। और नेट एसेट क्या होता है? हेलो, हेलो। Hello. नहीं भाई। Yeah, कोई it's कॉमर्स बैकग्राउंड से something है क्या कोई? fixed minus current. Is it something on that line? हु इज Even दिस? I am not Astha. ओके, यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? No commerce. ओके, तो आना चाहिए यार, नेट एसेट तो इजी होता है। हाँ आता है but अभी याद नहीं आ रहा exactly. But अगर गैस something. करूँ तो जैसे किसी भी शेयर का या किसी भी कंपनी का वैल्यू जो भी होगा, नहीं, तू शेयर्स पे मत जा, तेरा खुद का कंपनी रख ले चल। तो फॉर कंपनी एग्जाम्पल की तेरा जो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग होगी, यूनिट है, ओके? ईयरली वैल्यू जो होगी उसकी, ये भी। नहीं, तू फॉर एग्जाम्पल तेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तेरा खुद का, ओके? हाँ हाँ तो तेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मशीन्स होंगे। हाँ भाई। हेलो, होंगे, यस ठीक यस। है। फिर तेरे लायबिलिटीज भी होंगे। जैसे लायबिलिटीज मतलब तेरे डेट्स होंगे, तूने किसी से कर्जा लिया होगा तेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा करने के लिए, राइट? तूने खुद का पैसा हाँ डाला हाँ होगा। हाँ हाँ। वैसे सब को डिफरेंशिएट करके एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होता है? जो तेरे को आगे जाके पैसे बनाने में हेल्प करेगा, उसको एसेट बोलते हैं। ओके ओके ओके। और जो पैसे तेरे को देने हैं किसी को, लाइक कर्जा, दैट इज योर लायबिलिटी। Asta, I'm just going very basic. So shares and all are like pretty advanced for people who have just joined in from science background. राइट। Okay. Basic समझा assets क्या होता है, liabilities क्या होता है? हाँ हाँ। Okay. तो जैसे AMC होता है, उन लोग का asset क्या होगा? Like कोई मेरे को help करेगा, like how will they earn money? नहीं समझा भाई। AMC समझा क्या होता है? हाँ एएमसी। हाँ एसेट मैनेजमेंट। हाँ, जो कंपनी में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टू इन्वेस्ट इन द मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ अस, उसको AMC बोलते हैं, राइट? तो उन लोग एसेट का, मैनेजमेंट मतलब हाँ, एसेट आपके मैनेजमेंट एसेट्स का कंपनी। मैनेज करेंगे वो, सिंपली। अरे यार, बहुत बोरिंग सेशन हो रहा है, कोई बात करो यार मेरे से। मेरे को ऐसे अकेले अकेले बात करने में awkward लग रहा है। अरे नहीं भाई, बोल बोल बोल। मतलब हाँ अगर तो मेरी मानो तो ऐसा करो ना कि मतलब एक बार पूरा ये जो पेज है ये एक्सप्लेन कर लो, फिर पूछ लो। अपनी साइड से पूरा एक्सप्लेन कर लो, फिर जिसको समझ ओके में नहीं चलो, आएगा वो अपना डाउट पूछ लेगा। बिकॉज ओके। इन बिटवीन इंटरेक्शन करना किसी को मतलब बोल पाए नहीं होगा इसलिए। क्यों? मैं थोड़ी कोई प्रोफेसर हूँ जो मार्क्स देने अरे वाला हूँ नहीं नहीं यार। नहीं, वो नहीं, मतलब जैसे नहीं हो पाएगा, जैसे अभी आस्था का ग्लिच था तो उसको वापस समझाना पड़ेगा, तो एक बार वो पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा ना, तो जिसके जिसके जो भी क्वेरीज होगी वो एक्सप्लेन कर ले। जैसे अर्जुन कैसे अ- करता है, अर्जुन एकदम बराबर वो पूरा करते हुए। नहीं यार, अर्जुन जितना प्रो नहीं हूँ मैं।
अरे भाई अर्जुन जी तो क्या प्रो नहीं है तू, इन्वेस्ट कर रहा है वो प्रो ही है तू। अभी मैं तो नूब बैठा हूँ। अरे मैं इन्वेस्ट नहीं करता यार, मैं एसआईपी करता हूँ। मैं बोला ना, मैं बहुत लेजी हूँ टेक्निकल के लिए। हाँ तो अरे बट स्टिल। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाँ ओके। जैसे हम लोग यूनिट्स खरीदते हैं राइट, तो यूनिट्स खरीदते हैं वो एक एएमसी के लिए, वो खुद का असेट हुआ, क्योंकि वो यूनिट से पैसा आएगा जिससे वो मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो जो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन और नंबर ऑफ कंपनीज आई हैव इन्वेस्टेड इन। रिसीवेबल्स क्या होता है कि मैंने कमिट किया है कि मैं 500 रुपए एवरी मंथ दूंगा, तो जो नेक्स्ट मंथ का होता है वो रिसीवेबल्स होता है। और अक्रूड इनकम वो होता है जो डिविडेंड्स और वो सब जो उन लोग को मिलने वाले हैं वो। लायबिलिटीज क्या होता है कि जो प्रॉफिट वो अपने इन्वेस्टर्स को देंगे वो उनका लायबिलिटीज होता है। और अक्रूड एक्सपेंसेस जैसे कोई रेनोवेशन हो रहा है या तो फिर उन लोग का खुद का लोन होता है जो उन लोग को देना होता है, वो सबको अक्रूड एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो आगे जाके एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो। अगर हम लोग इन दोनों को माइनस करते हैं तो हम लोग को नेट एसेट्स मिलता है सिर्फ एएमसी के लिए। एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इधर तक समझा सबको? हाँ हाँ। हाँ राइट। हाँ हाँ। अभी एनएवी जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग को नेट एसेट्स मिला, उन लोग वो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है। आउटस्टैंडिंग यूनिट्स क्या होता है कि सपोज एचडीएफसी ले लेते हैं एग्जांपल के लिए हम लोग, तो एचडीएफसी ने कितना यूनिट्स फ्लोट किया है मार्केट में, सपोज उसने 100 यूनिट्स फ्लोट किया है, तो 10 यूनिट्स ही बाकी है, बचा है, मतलब जो किसी ने खरीदा नहीं है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स और आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। समझे सब? क्या और एक बार बताऊं? हाँ हाँ हाँ। अगर हम दोनों को डिवाइड किया तो हम लोग को एनएवी मिलेगा। एनएवी आपको नॉर्मली, आप अगर टाइम्स ऑफ इंडिया, सॉरी इकोनॉमिक टाइम्स देखते हो, तो एनएवी का एक पूरा पेज आता है, हर एक एएमसी का एनएवी आता है, अगर किसी को पता है तो। ओके ओके ओके। ओके। और अलग अलग स्कीम्स होती है कि मेरा गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब मैं एसआईपी क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई कोई होता है जो रिस्क लेके एसआईपी स्टार्ट करना चाहता है, जिसको सपोज 500 भरना है एवरी मंथ, तो ईयरली इन्वेस्टमेंट का 6000 हुआ, और उन लोग को रिस्क लेना है कि मेरा एंड ऑफ द ईयर 12,000 हो जाना चाहिए। तो वो हो गया इनकम ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, सॉरी। ग्रोथ ओरिएंटेड क्या होता है कि जो कंपनी होगी वो ऐसी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करवाएगी जिसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स होता है। हाई रिस्क मतलब क्या कि जो शेयर्स, मतलब जो कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेंगे वो बेसिकली ऐसी कंपनीज होंगे जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है शेयर मार्केट में। वो ग्रोथ ओरिएंटेड, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा होता है, रिटर्न भी ज्यादा उतना मिलता है। इनकम ओरिएंटेड वो होता है जो नॉर्मली पेंशन और वो सब होता है, वो इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसमें फिक्स्ड इनकम मिलता है, लाइक डिबेंचर्स है, मॉनिटरी फंड्स है, ट्रेजरी बिल्स है, उसमें सब इन्वेस्ट करेंगे। ट्रेजरी बिल्स में आप लोग को पता होगा कि हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इफ एनीबडी नोज एनीथिंग अबाउट इट, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है वो पता है? डिबेंचर्स क्या होता नो। है? ओके, हेलो, वापस बोलोगे, मेरे को सुनाई नहीं दिया। डिबेंचर्स। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स ऐसा होता है कि मैं एक कंपनी हूँ और मेरे को लोन चाहिए, तो एक तरीका ये होता है कि मैं बैंक से लोन उठाऊं, दूसरा तरीका ये होता है कि मैं लोगों से लोन उठाऊं ऑन एक इंस्ट्रूमेंट देके, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज करेंगे उसको डिबेंचर बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, तेरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और तेरे को पैसा चाहिए, तो तू मेरे को डिबेंचर्स देगा, जो होता है कि, हेलो, हाँ हाँ हाँ। रुक एक मिनट, जीरो से स्टार्ट करता हूँ, ये लिखना होता है यार। हाँ, फॉर एग्जाम्पल तेरे को 100 रुपए का लोन चाहिए, ठीक है?
तो तू मेरे को तेरे कंपनी में से 110 रुपीज का कोई चीज मॉर्गेज रखेगा और उसके सामने मेरे को बोलेगा कि एवरी ईयर मैं आपको 12% इंटरेस्ट दूंगा। ओके तो ये जो तेरा ट्रांजैक्शन हुआ ना और जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होगा ना ये ट्रांजैक्शन के लिए, उसको डिबेंचर बोलेंगे। ओके 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 और ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। लाइक तूने लोन लिया तो तू बोल रहा है कि मैं तेरा लोन 10 साल में कंप्लीट कर दूंगा। तो जो 10 साल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डिबेंचर बोलेंगे। और ये तेरा हो गया लायबिलिटी, क्योंकि तूने कर्जा लिया मेरे से। समझ गया भाई। समझ गया? तो डिबेंचर्स होता है ऐसे ही। बेसिकली जो बैंक लोन को छोड़ के जितना भी कर्जा लेते हैं ना, दैट इज ऑल डिबेंचर इन डिवेंचर्स सिंपलर टर्म्स। अर्जुन भाई सही जा रहा हूँ ना मैं? ग्रेट गोइंग ब्रो। अच्छा हाँ आगे यार। या हाँ, फिर बैलेंस भी होता है कि ग्रोथ और इनकम का मिक्स होता है वो, कि मेरे को थोड़ा रिस्क भी लेना है और थोड़ा फिक्स्ड इनकम भी चाहिए। हाँ हाँ तो उसको बोलेंगे बैलेंस। और उसमें फिक्स्ड मतलब इनकम डिबेंचर्स। हाँ सॉरी टेल मी। नहीं उसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे जैसे बैंक में फॉर एग्जांपल। नहीं वो समझा नहीं, क्या बोल रहा था तू? मतलब कि बैलेंस्ड वाला कहाँ करेंगे जैसे नहीं, वो प्लेटफॉर्म से एएमसी होता है अलग ना। अलग स्कीम्स देता है आपको। लाइक आप अगर सपोज ओके मैं ओके एएमसी ओके हूँ ओके 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 और आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, हाँ 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 तो वो आपको पूछेगा कि आपको कैसा रिटर्न्स चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन यू एज टू हाउ डू यू वांट द रिटर्न्स दैट यू एक्सपेक्ट। ओके 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 हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग स्कीम्स मैन्युफैक्चर करते हैं खुद के। दे कम अप विद देयर ओन स्कीम्स। ओके। और फिक्स्ड इनकम तो आ गया काफी भाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड है और रिस्क इन्वॉल्वमेंट भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइक द वर्ड इटसेल्फ सेज व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज, राइट? ग्रेट। Okay. So there are certain advantages and disadvantages of investing in SIP. एडवांटेजेस ये होता है कि आप 500 रुपए से लेके 5 करोड़ तक कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो अपना नेक्स्ट चीज ये है कि मैनेज बाय एक्सपर्ट। जैसे कोई एएमसी का जो मैनेजर होगा जो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्ट मतलब हैंडल कर रहा होगा, ही इज प्रोबेबली एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो 10 साल मिनिमम काम किया होगा उसने। ऐसा सेबी का लॉ है कि कोई भी एएमसी का मैनेजर होता है उसको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो नेक्स्ट चीज है डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 1,000 रुपए है, तो 1,000 रुपए आप कैसे इन्वेस्ट करते हो वो आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। इसमें कैसे होता है कि अगर आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया तो आप थोड़ा गवर्नमेंट बिल्स में डाल सकते हो, ट्रेजरी बिल्स में डाल सकते हो, थोड़ा आप मार्केट में डाल सकते हो। तो एसआईपी से आप ऐसा डायरेक्टली कर सकते हो। लिक्विडिटी ऐसे बोलते हैं क्योंकि आप अगर आप आज ना इन्वेस्ट किया है तो आपको कल निकालना है पैसा, तो आप थोड़ा चार्ज देके यू कैन ऑलवेज विड्रॉ योर मनी and better returns compared to bank charges and bank FD and everything. So it's normally around 12 to 15%. लास्ट ईयर इतना अच्छा था कि कोई कोई एएमसी ने 20% जितना रिटर्न दिया था। किसी को कोई डाउट? नहीं ब्रो नहीं। नहीं? नहीं ओके, थैंक यू। और कोई कोई होता है डिसएडवांटेजेस, जैसे हर एक चीज का डिसएडवांटेजेस होता ही है। कोई कोई एएमसी के मैनेजर इतने ओवर स्मार्ट हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं अपने स्कीम से, तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। इन एक्सपीरियंस मैनेजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस कोई कोई सिर्फ बैठ के निकाल देते हैं और सिर्फ लाइक इतना स्टडी और एनालिसिस नहीं करता।
इसलिए कोई कोई इनएक्सपीरियंस मैनेजर्स भी होते हैं, पर बहुत रेयर चांसेस है कि इनएक्सपीरियंस मैनेजर हो। फिर लॉक इन पीरियड इसलिए होता है क्योंकि कोई कोई स्कीम्स होती है उसमें आपको विड्रॉ करने के लिए 1 साल या 3 साल वेट करना पड़ता है। जैसे एक स्कीम है, जैसे आप बोल सकते हो टैक्स सेवर स्कीम। तो टैक्स सेवर स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। लाइक आपने फरवरी 2020 में इन्वेस्ट किया है कोई अमाउंट, तो फरवरी 2023 तक आप वो पैसा निकाल नहीं सकते। फीस चार्ज इसलिए होता है कि अगर आपने पैसा निकालने का ट्राई किया तो आपको फ्रंट लोड चार्जेस या बैक एंड चार्जेस लगना पड़ता है। वो चार्जेस आपके खुद के पैसे निकालने के लिए होता है बिफोर द लॉक इन पीरियड एंड्स। अगर आप पैसा निकालते हैं तो फीस चार्ज होता है। और अगर मेरे को एक एसआईपी स्टार्ट करना है तो उसका प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे 15-20 सिग्नेचर्स होते हैं, ये फॉर्म वो फॉर्म, सब फॉर्म भरो, इसलिए बोलते हैं कम्बरसम होता है। फिर ये कुछ एसआईपीज है, आई मीन एएमसीज है, जो नॉर्मली इतना उसका साइज है पोर्टफोलियो का। क्यूओक्यू मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता है। टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स, जैसे मैं आपको स्कीम्स बताया था कि ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स होता है, वैसे एसबीआई फॉर एग्जांपल हैज 137 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम वेयर यू कैन इन्वेस्ट। और बेंचमार्क ये होता है कि बेंचमार्क मतलब एक ऐसे सेट होता है कि अगर मार्केट इतना खराब चल रहा है तो भी इतना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दे रहा है। जैसे 82.48 था, उस पर इन लोग ने 113 का रिटर्न दिया था। And that's it for my presentation. Thank you. Koई doubts? भाई द या लास्ट कुछ वन हो? फिर से, वो लास्ट पेज फिर से। Last page? यस दिस वन। SIB ये वाला या हाँ ये advantages वाला, ये वाला। disadvantages? नहीं ये Okay. वाला, ये वाला। AUM क्या होता है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सबने 500 रुपए इन्वेस्ट किए। तो द फिगर अंडर AM यूज द नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो SBI के पास थे लास्ट ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज मतलब उन लोग का रिटर्न्स कितना था क्रोर्स में, वो फर्स्ट कॉलम है। और परसेंटेज में कितना उन लोग ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज किया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या होता है कि लास्ट क्वार्टर और ये क्वार्टर का जो डिफरेंस होता है वो परसेंटेज और मॉनेटरी टर्म्स में दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्कीम समझा? हाँ हाँ ये वाला आ गया। और उसके बाद वाला मतलब इसके अंदर स्टार्टिंग वाला जो तूने बताया वो तो आ गया। अब क्या बता रहा है टोटल नंबर ऑफ स्कीम, मतलब 137 के बाद अलग स्कीम्स होती है वैसे। हाँ, मतलब उसके पास इतना सारा स्कीम्स है जिसमें तू इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे मैं आपको बोला था कि मैं आपको वो जो बोला था बैलेंस वो होता है, broad- ग्रोथ, वो इस टाइप के अलग हाँ अलग से। हाँ मैं आपको बोला था वो Okay. ब्रॉड क्लासिफिकेशन था। हाँ ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन भी आता है। जैसे ब्लू कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज होती है, जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है, सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट होता है, सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है मेरे को। फिर कोई होते हैं वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अलग अलग स्कीम्स होती है जिसमें यू वांट योर मनी टू गेट इनटू। एसबीआई के पास 137 स्कीम्स है, बिरला के पास 149 स्कीम्स है। और वो लोग खुद अपना एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि सपोज मेरा जो रियल एस्टेट का है उसका बेंचमार्क मैंने 100 रखा है, तो बेंचमार्क कितने स्कीम्स में बीट किया वो लास्ट कॉलम। समझ गया। समझ गया? एंड किसी और को कोई डाउट या कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है? हेलो। हाँ बोला। मेरे को ये पूछना था कि अगर जैसे आपने बोला कि बेंचमार्क जितना भी उन्होंने सेट किया होगा कंपनी ने वो उतना रिटर्न तो देंगी अगर मार्केट बेंचमार्क डाउन। सेट नहीं किया, नहीं। बेंचमार्क सेट क्या होता है कि मेरी 100 स्कीम्स है, राइट? फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का 99 स्कीम्स है, तो हाँ। कितना टारगेट उन लोग ने अचीव किया आउट ऑफ द 99 स्कीम्स। लाइक मेरे 99 में से 10 स्कीम्स में मैंने रखा था कि मेरा बेंचमार्क होगा कि आई एटलीस्ट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज। इट्स नॉट लाइक आपको कमिटमेंट दे रहे, दैट इज फॉर देमसेल्व्स इटसेल्फ। ओके। या
आपको कभी कोई कमिटमेंट नहीं देगा कि मैं आपको इतना रिटर्न दूंगा, इसलिए स्टार्टिंग में वो डिस्क्लेमर आता है ना, वो रिस्क म्यूचुअल वाला फंड्स गवर्नमेंट का, म्यूचुअल राइट फंड्स राइट। हाँ 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 वो वाला। ओके। तो SIP ऐसे बोल सकते हैं कि दैट इज जस्ट अ वे ऑफ, इजी अगर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट। है आप बट या हाँ, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट समथिंग और आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना है, आपके पास इतना एक खास अच्छा नॉलेज चांस नहीं रहता है है, आपके पास। हाँ इन अ वे इट्स जस्ट लाइक तेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और मेरे को पता है अगर मेरे पास रहेगा तो मैं खर्च कर दूंगा, इससे अच्छा मैं किधर और इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो ग्रेट। इसमें तो अपन इंस्टेड ट्रैक ऑफ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सॉरी, अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया इसमें, फिर ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस ब्रो ऑलवेज ट्रैक कर सकते हैं हम लोग। ओके, लेकिन निकाल नहीं सकते बिकॉज अगर फिक्स्ड होगा वो टाइम पीरियड तो चार्जेस लगेंगे। नहीं अलग अलग होता है, अलग अलग होता है ब्रो, हर एक मतलब फिक्स कंपनी और टाइम हर एक पीरियड्स में स्कीम। निकाल नहीं सकते हम लोग। ओके नेक्स्ट ओके। टाइम पीरियड इन द सेंस, जो सेट टाइम पीरियड होता है ना, हाँ लाइक बोल रहे थे, आप अब बोल तू रहे थे, सोच, बोल। अगर तू सोच कि 1000 जरूरत नहीं पड़ने वाली, हाँ तो तू 1000 रुपये निकालेगा नहीं, हाँ। पर एक साल के बाद तेरे अकाउंट में 12,000 हो जाएंगे, हम्म। वो तेरे को निकालने देंगे वो, अनटिल एंड ओके अनलेस सिर्फ एक टैक्स सेवर स्कीम होता है जिसमें तेरे को 3 साल के लिए रखना पड़ता है। ओके। अच्छा, अर्जुन पूछ रहा है कि कहाँ जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड कैसे उसको निकाल सकते हैं। यस, अर्जुन मेरा तू भी यही था। इन्वेस्ट करेगा कोई भी AMC के साइट पे जाके, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड है तो उसका खुद का साइट होता है। तो जैसे हम लोग डीमैट अकाउंट कैसे स्टार्ट किया था कि आपका पर्टिकुलर KYC डॉक्यूमेंट से होता है, चेक बैंक डिटेल्स से होता है, वैसे करके हम लोग अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट डायरेक्टली आपके अकाउंट से डेबिट होता है एवरी मंथ। निकाल भी सेम ही तरीके से सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होता है AMC का, उसको आप कॉल कर दो, आपको 6 वर्किंग डेज में वो आपका अमाउंट आपके बैंक में वापस क्रेडिट कर देगा। पेटीएम पे भी चलता है, पेटीएम एडवाइजरी में कर सकते हो आप। हाँ, पेटीएम क्या है कि पेटीएम एक सर्विस देता है बट वो AMC नहीं है। हाँ लाइक अगर आपका अकाउंट कोटक में है तो दैट डजंट मीन कोटक एक AMC है, AMC ये सब है, SBI म्यूचुअल फंड और वो सब रजिस्टर्ड होता है, हर एक AMC होता है दैट इज रजिस्टर्ड अंडर SEBI। ओके। चार्जेस के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला के हिसाब से निकालता है, पर बहुत नॉमिनल चार्जेस होता है। 500 तो निकालेगा तो तेरा चार्जेस हम अप्रोक्स 6 या 7 रुपीज होता है। और तेरे को स्टार्ट करने का चार्जेस नहीं होता, लाइक इफ यू वांट टू स्टार्ट एन SIP देयर आर नो चार्जेस। जो तू SIP इन्वेस्ट करेगा दैट इज योर चार्ज, दैट्स इट, दैट इज ऑल दे कैन क्लेम फ्रॉम यू। तो जो लोग मेरे जैसे आलसी लोग हैं जिसको कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना और एनालिसिस नहीं करना, वो लोग SIP करते हैं शॉर्ट। पर भाई इनडायरेक्ट तो इसका प्रॉफिट भी तो उतना ही हुआ ना, मतलब कि बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ। जैसे अब ट्रेडिंग करते हैं तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है। पर तू वैसी स्कीम में इन्वेस्ट कर देना इंस्टेड, ओके तेरे को ओके। इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं दिखेगा ब्रो। हाँ हाँ हाँ, समझ गया वो मैं। अगर तू जितना रिस्की इन्वेस्टमेंट तू शेयर मार्केट में डायरेक्टली करता है, जैसे फॉर एग्जांपल तू आइडिया वोडाफोन में इन्वेस्ट किया, सबको पता था वो 4 रुपए तो रहने वाला नहीं है, 12 रुपए तक जाना वाला है, करेक्ट। तो वो तेरा रिस्क ही था ना ब्रो। सही बोला। तो ऐसी स्कीम्स होती है जो ज्यादा रिस्की होती है। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट बिल्स होते हैं जो 90 डेज तक होते हैं, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट बिल्स में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि हाई एंड सॉरी नॉर्मली कॉर्पोरेट्स और वो सभी करते हैं। तो अच्छा, SIP एक वो भी चैनल है जिससे तू गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट स्कीम्स में। सही बोला, आया समझ में। Actual and simple scheme for those who want lower estimate profit.
ब्रो वो स्कीम पे डिपेंड करता है कि तेरे को कितना रिस्क लेना है तेरे पैसों का। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट भी होता है, जीरो रिस्क प्रॉफिट भी होता है इनफैक्ट। वो डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, एग्रेसिव वाला भी होता है म्यूचुअल फंड, और अग्रेसिव नहीं कोई बोलते हैं। हाँ मतलब स्कीम वैसी होती है कि वो ज्यादा रिस्क लेंगे तेरा रिटर्न ज्यादा करने के लिए। हाँ, हाँ कंपेयर टू इक्विटी, हाँ लो रिस्क लो प्रॉफिट। रिस्क कम इसलिए होता है क्योंकि उन लोग का नॉर्मली कैलकुलेशंस और टेक्निकल एनालिसिस अपने से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो रिस्क लो होता है और प्रॉफिट, तो फिर तू कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करता है वो अपने पे डिपेंड करता है। Like for me, investing in SIP is way useful than investing directly in share markets. And I'm investing in share markets since I was in second year of my college. कोई और क्वेश्चंस? अगर इक्विटी रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी मैं ट्राई करूंगा हैंडल करने को, वरना अर्जुन तो है ही। इक्विटी किसी को कोई क्या कम है, मतलब कम समझा नहीं मैं। क्या क्या सॉरी? इक्विटी? इक्विटी मतलब जो शेयर मार्केट होता है ना, उसको इक्विटी भी बोल सकते हैं। लाइक इट्स अ स्लैंग ओके फॉर शेयर मार्केट। ओके ओके ओके। ओके, कोई और क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी, कुछ भी? और हाँ, मिनिमम अमाउंट होता है एसआईपी में इन्वेस्ट करने का 500 रुपीज। सो डोंट थिंक मैं 50 रुपीज इन्वेस्ट करके सिगरेट का बचा लूंगा समथिंग लाइक दैट। क्वेश्चंस एनीवन, या बंद करते हो? नहीं ब्रो, ऑल क्लियर। और क्लियर? ओके, चलो तो फिर बाद में मिलता हूँ। अरे एक अर्जुन, अर्जुन हेलो। हाँ भाई। जैसे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जैसे आज शेयर टूट गया। हाँ एक्चुअली वो मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि हाँ हाँ सबको डाउट है ये चीज में, ठीक है। ओके तो मैं एक वीडियो भी उसका भेजूंगा ग्रुप में, पर अभी मैं उसको जस्ट ओके। थोड़ा सा ब्रीफली समझा दे रहा हूँ कि हाँ उसमें हाँ कैसा हुआ है। जैसे उसकी मार्केट क्लोजिंग प्राइस थी कल 215 समथिंग, राइट। हाँ एग्जैक्ट तो हाँ। याद नहीं है मुझे कल क्या थी 228 क्लोजिंग समथिंग प्राइस। थी कल। हाँ हाँ, तो अब उसमें से हम 50 रुपीज माइनस करेंगे क्योंकि वो आपका राइट इश्यू है। तो मार्केट हाँ कैपिटल में से जो कंपनी की मार्केट कैपिटल है उसमें से डिडक्ट होगा 50 रुपीज। तो इसकी वजह हाँ से हाँ शेयर प्राइस में भी 50 रुपीज डिडक्ट होगा। मतलब आपकी अब जो 215 प्राइस थी, ठीक है, हाँ हाँ। वो हो गई 150 215 समथिंग। माइनस 275, राइट। हाँ 75 नहीं, 265, 65। 265, हाँ 165, ठीक है। हाँ अब नहीं 58 थी ना, 258 थी कल की। एक सेकंड में चालू रखो, मैं देख के बोलता हूँ एग्जैक्ट प्राइस सो दैट एग्जांपल अच्छा हो। अच्छा, तो उसकी प्राइस थी 225 अराउंड, ठीक है। हेलो। हाँ 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 भाई। ओके, 225 थी तो आपका वो डिडक्ट करके हो गया 175 रुपीज, ठीक है। ओके 50 रुपीज डिडक्ट करके, क्योंकि वो आपको एसआईपी में मिलने वाला है। ये इन्वेस्टर के लिए ही कटेगा। मतलब अगर कल किसी ने जिसके पास कल तक डिलीवरी थी ऑलरेडी, हाँ उसको प्राइस गिरा। उसका रीजन है क्योंकि ओवरऑल मार्केट कैपिटल में डिडक्शन हुआ है, तो आपको शेयर्स में लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप 50 रुपीज पे शेयर आपको मिलने वाला है जिसकी प्राइस 150 चल रही है। मतलब उसमें आपका हाँ प्रॉफिट ही हुआ है, भले शेयर की प्राइस कम हुई है।
हाँ समझ गया, वो तो मैं प्रॉफिट ही हुआ है, बट मतलब एकदम से कम हुआ तो वो जो 50 रुपीज कटा है, तो अब जैसे 50 रुपीज, कल राइट 50 इशू रुपीज आएगा वो तो वो कट, किसी को, हाँ एग्जैक्टली वो 50 रुपीज कटा है, ठीक है। तो हाँ 175 प्राइस हुई, उसके हाँ बाद प्राइस खुला था 135, ठीक है। हाँ तो हाँ बाकी का कहाँ गया, वो भी डाउट हो सकता है कि 50 रुपीज ही कम हुए, तो फिर 175 हाँ होना चाहिए। हाँ ये इतना कम कैसे हुआ, 130 अराउंड, 120 अराउंड क्यों खुला? हाँ हाँ तो 1:1 के रेशियो में उन्होंने दिया है, ठीक है। तो हम्म, अब आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको आगे स- जाके राइट इशू मिलने वाला है। हम्म, तो उसकी ओरिजिनल शेयर प्राइस, आपको शेयर्स बढ़ गए और उसकी जो शेयर प्राइस है वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो गई। समझ गया, वो डिमांड बढ़ गई तो वो कम हो गया, वो वाला ये हाँ, सही। तो उसमें किसी को लॉस नहीं हुआ। अगर आप सोचो कि मैंने तो कल 225 के भाव पे लिया था, तो लॉस तो होगा ही। हाँ अगर 135 रुपए भाव हो गया, पर नहीं, आपको हाँ, लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपको उस हिसाब से शेयर एडिशनल मिल गए हैं इसमें। तो अगर और मैं कौन ही बात करे भाई? एम महिंद्रा एंड फाइनेंस, महिंद्रा, हाँ एम फाइनेंस, ना ना, कया कया शेर ની વાત કરે છે એમ કહું છું. एम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। हेलो, हेलो, अवाज आवे है? हाँ हाँ बोल. महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस स्टॉक ની વાત करो जो ब्रो, अच्छा, बरोबर। तो उसमें हमको ऐसा लगेगा 235 प्राइस चल रही थी, तो फिर 135 हो गई, तो 135, अपने को लॉस तो होगा ही। पर ऐसा नहीं है, हाँ क्योंकि वो तो सामने सही है, आपको सेम मार्केट वैल्यू से आपको शेयर्स मिले हैं। जैसे आज सही बात मैंने है। 1000 शेयर्स है मेरे पास, ठीक है, 10 रुपए के भाव से, हाँ तो मेरी मेरी जो वेल्थ हुई वो कितनी हुई, 10,000 हुई। हाँ अब वो प्राइस 10 रुपीज से 5 रुपीज हो जा रही है, पर हाँ, मेरे पास शेयर्स डबल हो जा रहे हैं, तो समझ गया तो तो भी मेरी मार्केट वेल्थ तो वही हुई, सेम 10,000 रुपीज। हाँ हाँ बस तो ये सेम चीज हुई है। अभी आपको उसमें शायद प्रॉफिट कम दिखेगा, पर आप जब उसको एसआईपी में लोग, वो एसआईपी क्या, उसमें आप लोगे राइट इश्यू में, तो आपको 50 रुपीज पर शेयर मिलेगा, और उसकी मार्केट वैल्यू है 150 रुपीज। तो मतलब आपको 3 गुना प्रॉफिट दिखेगा, पर वो आपको अभी नहीं मिलेगा, अभी आपके अकाउंट में शो नहीं होगा। आप जब राइट इश्यू लोगे तब आप में शो होगा। ठीक है। तो तो 28 जैसे हम लोग जुलाई आज को है ट्रेड लेते उसका हैं तो थोड़ी हो राइट सकता है, इश्यू, तो आपको 50 रुपीज भर के 1:1 के रेशियो में शेयर ले लेने हैं। और ये 28 जिसके जुलाई पास को है। एम फाइनेंस है वो सबको लेने हैं, सो दैट फायदा हो, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो फिर ये नुकसान होगा, हाँ ठीक है। और लोगे तो उसका 3 टाइम्स प्रॉफिट मिलेगा, पर तो जैसे उसका आज अगर किसी वो, को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आज ले तो 28 को है, तो हाँ, आज ले तो ले सकता है, पर वो ऐसा ही वो उसमें राइट इशू में अप्लाई नहीं कर पाएगा। हाँ वही वही आज लेने का प्राइस 150 रुपीज है, आप वो बात को समझो, और समझ राइट गया इशू मैं। का प्राइस 50 है। आप 50 में लेके 150 को बेच सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल ठीक है। जैसे सीधा प्रॉफिट अभी हुआ जैसे, 3 गुना। मतलब आप हाँ हाँ समझ 1 गया, लाख रुपए डाल रहे हो, तो 1 वीक के बाद हाँ आपको वो 3 लाख रुपए फिक्स है, देगा, सही बात है। ठीक है। तो उस पर हिसाब से देखने का। एक एक और डाउट ये है कि जैसे क्या पूछ सकता हूँ? इसका अभी जैसे 200 समथिंग प्राइस चल रहा था कल, आज हाँ 150 है। फॉर हाँ एग्जांपल जैसे आज ही अगर मैं लूं 100 शेयर, हाँ। तो इसका 200 जाने का कितना चांसेस है कि मतलब अब 15 दिन में 20 दिन में चला जाएगा? अभी तो कम चांसेस है, इतना बड़ा, मतलब अगर 150 से आप 50 जाना देखो, है ना, मतलब 200, 135 अराउंड था, ठीक है, हाँ वन 135 थर्ड से 200, मतलब वो 1/3 बढ़ जाएगा, परसेंटेज के हिसाब से बहुत हुआ, मतलब बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, अराउंड हाँ 60 to 70%। अब उतना बड़ा तो अब नहीं जा ट्रेंड आएगा पाएगा। नहीं कि भाई 70% बढ़ जाए। ये 5 साल की बात होती है कि 70% रिटर्न मिला, ओके ओके ठीक है। तो मतलब ओके, जिसके पास था ऑलरेडी, ठीक है, उनको हम्म, मिलेगा राइट इश्यू, तो उनको जो पहले प्रॉफिट होने वाला था उससे भी 3 गुना प्रॉफिट होगा। तो जो जिसके समझ पास गया। पहले से शेयर्स थे उनके लिए बेनिफिशियल है। बाकी तो आप नॉर्मली, जैसे अभी रिलायंस का भाव चल रहा है 2000, तो आप उसमें इन्वेस्ट हाँ करोगे, जब पैसे जैसे प्रॉफिट मिलेगा वैसे आप उसको लोगे। हाँ सेम चीज है, अभी उसका ये नॉर्मल प्राइस ही हो जाएगा मार्केट में एम का,
કે 150 રૂપીસ નોર્મલ પ્રાઇસ છે. અને આ રાઈટ ઇશ્યુ ને બધું કઈ રીતે થાય છે? રાઈટ ઇશ્યુ જેના પાસે શેર હોય ને એ જ લઈ શકે. અચ્છા, એટલે એ બી એ કઈ રીતે લઈ શકે પણ એમ કહું? હા, એટલે એમાં કેવું હતું કે 23 જુલાઈ સુધી તમારી પાસે એના શેર્સ હોવા જોઈએ. હા, બરોબર. 23 જુલાઈ કેવી રીતે લાગે? T+2 ડેઝ લાગે. એટલે હું 20 ડેટ ના લઉં ને તો કંપનીની બુક્સમાં 23 जुलाई रिकॉर्ड में आवे. तो आज 22 जुलाई है, पर मैं लूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि T+2 डेज लगेंगे बुक्स में जाने के लिए. ठीक है, तो जिसके पास होगा, जैसे मैंने 18 तारीख को ले लिए थे 100 शेयर, तो मुझे 50 रुपए के भाव से अब 100 शेयर मिल सकते हैं. 100 शेयर और मिलेंगे भाई भाई भाई. ठीक है, એટલે 100 શેર કેવી રીતે अकाउंट में आ મળશે? जाए. એમ કહું છું, मतलब એ ક્યારે આવશે? એ 100 શેર ક્યારે આવશે? 28 जुलाई પછી આવશે. હા, ત્યાં સુધી. એટલે એના માટે એપ્લાય કરવું પડે, લેવા પડે, એટલે 50 રૂપિયા આપીને લેવા પડે, એવું કઈ હોય છે? એક્ઝેક્ટલી. હા હા, લેવા 50 રૂપિયા આપી જેના પાસે હોય ને એના મેલ આવી જાય કે અહીંયાથી અપ્લાય કરવા. બરાબર. હા, એ સ્પેસિફિક એ सिस्टम बोलो. हाँ अर्जुन, राइट शेयर समझा रहेगा? हाँ, राइट शेयर समझा रहा हूँ. अच्छा, ओके. ठीक है, तो अगर उसमें आपके पास पड़े तो मेल आएगा कि आप यहाँ अकाउंट में 50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से ऐड कर दो. आपके पास 100 शेयर पड़े हैं तो उस हिसाब से ऐड कर दो 5,000 रुपए, तो आपको और शेयर मिल जाएंगे 100 शेयर 1:1 के रेशियो में. અને 5,000 ના કરવા હોય તો ઓછા જોઈતા હોય તો મળે કે સ્પેસિફિક 5,000 લઈને 100 શેર જ લેવા? ઓછા હવે ઓછા કોણ લે? ગાંડો માણસ ઓછા લે. કોઈ લે? અરે સીધી વાત. દેખાય છે 50 રૂપિયામાં મળે છે, 150 રૂપિયાની વસ્તુ છે, અઠવાડિયામાં હું 150 3 નાખું છું. बरोबर, એટલે કોઈ बनता हुई कोई ना ऑप्शन होता है कि तेरे को कम शेयर ऑप्शन होता है. हाँ, मतलब वो तो है ऑप्शन कि भाई तुमको नहीं लेना है तो कोई फोर्स तो करेगा. लोग ज्यादा लेते हैं, लाइक मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े तो तू मेरे को पैसे दे देगा. तो बेच भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं. વધારે મળે, વધારે મળે. વધારે પણ મળે. જો 3 જણા પાસે છે, આપણા 3 પાસે, બરોબર, મારે લેવા છે, તારે નથી લેવા, તો તું સેલ કરી શકે. એની એક પ્રીમિયમ વેલ્યુ આવે, એ 28 ડેટ થી ચાલુ થશે. બરાબર. તો 60 રૂપિયામાં 70 રૂપિયામાં તું વેચી શકે છે. બરાબર, તો વેચે. બરાબર, અમુક માણસો એ વેચે ને. હા, એક્ઝેક્ટલી. અને હું લઈ શકું છું એમના મારે એક્સ્ટ્રા લેવા હોય તો. એક્ઝેક્ટલી. અરે એવું પણ થાય ને કે મારી પાસે સપોઝ રાઈટ શેર્સ ના 100 છે અને મારે 50 માં જ ઇન્વેસ્ટ કરવા છે, તો બીજા 50 વેચી નાખીશ. એવી રીતે પણ કરે લોકો. હા હા, એ બી થઈ જાય. રિલાયન્સ નું આવ્યું તો એમાં પણ એવી રીતે કર્યું હતું, ખબર હોય તો. અને એનો પ્રાઇસ રાઇટ્સ થી વધારે થઈ ગયો હતો. એક્ઝેક્ટલી. એ જ કે તમને 1257 માં ભાવ ખુલ્યો હતો અને 1500 માં બી શેર વેચાણા હતા રાઇટ્સ ઇશ્યુના. બરાબર. પણ એના કરતા રાઇટ્સ ઇશ્યુમાં 1200, રાઇટ્સ ઇશ્યુમાં 1500 માં લેવા, એના કરતા માર્કેટ પ્રાઇસ એ વખતે 1350 ચાલતી હતી, તો એમાં લેવા ઈઝી. હવે આમાં તમે 50 નો શેર 200 રૂપિયામાં ના લો. સીધી વાત. એટલે એ રીતે. અને જનરલી આમાં તો M&M ફાઇનાન્સમાં તો જે નહીં લે એ ગાંડું જ છે, બરોબર. રિલાયન્સમાં તો કેવું હતું, 1257 નો ભાવ રાઇટ્સ ઇશ્યુ નો હતો અને કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ 1400 રૂપિયા ચાલતી હતી. એટલે હવે 100-125 રૂપિયા ઘટી બી જાય, કશું ફરક ના પડે. એટલે પબ્લિક રિસ્ક ના લે, કારણ કે માર્કેટ એ વખતે બહુ જ ખરાબ હતું, બરોબર. અત્યારે તો તમને ચોખ્ખું દેખાય છે 50 રૂપિયામાં વસ્તુ મળે છે, તમે 10 દિવસ રહી અને એ વસ્તુ 150 માં વેચી શકો છો. લઈ જ લેવાય, જેના પાસે શેર હોય લઈ જ લેવાય. અને 60 રૂપિયામાં પ્રીમિયમમાં મળતા હોય ને રાઇટ્સ ઇશ્યુ, તો બી લઈ લેવાય, કારણ કે તમે 10 દિવસ રહીને તમે એને વેચી જ શકો છો 150 રૂપિયામાં, કે જે કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ ચાલતી હોય. પણ એ 50 તો નહીં જ થાય માર્કેટ પ્રાઇસ. માર્કેટ પ્રાઇસ 50 તો નહીં થાય, 100 રૂપિયા તો નહીં જ ઘટે. બરાબર, બરોબર. એટલે એ બહુ સારી વસ્તુ કરી છે એમાં. અત્યારે દરેક માણસ એવું વિચારતો હતો કે આવું કેવી રીતે થયું, સીધી 35% 40% ઘટી ગયો શેર. અને લાસ્ટ ડેટ શું છે રાઈટ ની? રાઇટ્સ ની લાસ્ટ ડેટ 23 છે. એટલે હવે નહીં થાય. લાસ્ટ ડેટ તમારે શેર લેવા માટે 20 હતી એકચ્યુઅલી, તો જ 23 એ બુક્સમાં જાય.
T+2 days ગણીને. આવું કીધું હોત તો લઈ લીધા હોત. તું યાર કહેવાનું આ બધું. અરે મને નથી ખબર યાર. મેં લઈ લીધા. હું અર્જુન યાર એટલે મને આમ અર્જુન આવું ખબર કીધું હતી હોત પણ તો આવું લઈ નથી લીધા ખબર હોત. કે યાર રાહ જો. 50 રીતે આવશે ને આવું ખબર હોત તો યાર લઈ લોત. મેં કીધું એ હું ટ્રેક નથી કરતો એકચ્યુઅલી. M&M ફાઇનાન્સ ટ્રેક નથી કરતો હું એટલે. બહુ રેરલી લોકો ટ્રેક કરતા હશે ભાઈ એને. હા એટલે અને હમણાં હું છેલ્લા 4 દિવસથી કેમ ટ્રેક કરું છું એનું બી કારણ છે કે એક એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી મૂવ આવતી હતી બરોબર. બજારને ચલાવતો તો એકલો સ્ટોક બરોબર. એટલે પછી ખાલી નજરમાં M&M? આવ્યો. બરાબર. ખાલી M&M નહીં પણ એમ સારું એવું મૂવ આપતો હતો એમ બજારમાં. એટલે તમને એ નોટિસમાં આવી જ જાય. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે બરોબર. તમે રોજ charts પ્રોફિટ દેખતા. ઇઝ ગેરંટીડ ઇન M&M. હા પ્રોફિટ ઇઝ ગેરંટીડ ઇન M&M, રાઈટ? તને ક્વેશ્ચન આવ્યો છે શું રિપીટ કરીશ? ચેટ બોક્સમાં લખ્યું છે આસ્થા કે પ્રોફિટ ઇઝ ગેરંટીડ ઇન M&M. હા M&M ફાઇનાન્સ એકચ્યુઅલી. M&M અલગ છે અને M&M ફાઇનાન્સ અલગ છે. जो तुम्हारा पास राइट इशू है, आपके पास अगर राइट इशू है, आपके पास ऑलरेडी शेयर पड़े हैं और आपके पास राइट इशू का ऑप्शन है 50 रुपीज में लेने का, तो गारंटीड प्रॉफिट है, इन्वेस्ट करना चाहिए. पर उसके पहले आपके पास शेयर होने चाहिए ऑलरेडी, तो ही आप राइट इशू के लिए अप्लाई कर पाओगे. There is no point in गया talking. गया हाँ गया वो. गया अब खत्म. अब नए लेके कोई हो नहीं सकता. अगर आपके पास पड़े हैं पुराने तो उसको अभी बेचना मत और राइट इशू के लिए वेट करना. આવું કઈ આવો તો કહેવાનું હતું, બીજો કઈ નહીં. મિસ થઈ ગયું નહીં? અરે બ્રો, ટુ બી ફ્રેન્ક, M&M ફાઇનાન્સ કોઈ ટ્રેક જ નથી કરતું. સારી કંપની પણ ટ્રેક નથી કરતું એને. એમ નહીં, M&M ફાઇનાન્સ તો ઠીક છે, ચાલ તે ટ્રેક નતો કર્યું, પણ બીજું કઈ હોય ને તો કહી દેવાનું એમ. એમ તો આ આવે છે શ્રીરામ ટ્રાન્સ ફાઇનાન્સ. બરાબર. એમાં આવું છે રાઈટ્સ આવવાના 750 છે આઈ થિંક. એ હું રિસર્ચ કરીને કહી દઉં. ચલો એની તો હજુ વાર છે એમ તો, પણ આપણે પહેલેથી જ સતર્ક રહી જઈએ. क्या भाई श्रीराम का क्या आ रहा है? अर्जुन राइट इशू आ रहा है श्रीराम का. कब आ रहा है? અને डेट्स આમ तो पता नहीं, मुझे शायद नहीं आई अभी तक डेट एग्जैक्ट. ओके ओके ओके, तो अभी ले सकते हैं ना? કયા ભાવે લેવા એમ. हाँ हाँ લીસ્ટ ભાવ तो अभी ले કે सकते हैं કયા ना ભાવે श्रीराम લેવા का? એમ. हाँ. मतलब श्रीराम का भी ले सकते हैं ना? તો M&M ફાઇનાન્સ જેટલો ફાયદો તો નહીં જ મળે આઈ થિંક શ્રીરામમાં, પણ તો બી જે થોડો ઘણો મળે. ઓછો મળે તો એ ફાયદો શું ખોટો લે. હા એટલે કે જે એમ બીજું કઈ. તમારે કેપિટલ પછી ઇન્વેસ્ટ કરવું પડે ને યાર, કારણ કે એ આ તો 50 રૂપિયાનો રાઇટ્સ ઇશ્યુ છે, એ 750 નો છે પર શેર. એટલે તમારે એક તો શેર લેવા પડે, 10 શેર લેવા હોય તો 7,500 રૂપિયા થાય, અને પછી રાઇટ ઇશ્યુ લેવો હોય તો એ બી 7,500 થાય, એટલે 15-20 હજાર રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડે એમાં. છે તો વાંધો એટલા તો રાખેલા, વાંધો નહીં. હે ને? તો પછી રાઇટ ઇશ્યુ ની વેટ કરવી એના કરતા અત્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાય ને. नहीं ब्रो, मतलब એટલે જ श्रीराम का મને- जैसा आ रहा है राइट इशू, तो उसके अंदर 7,000. લિસ્ટ કે મને એટલે ખબર પડે એમ. હા તો તમે છે ને એક કામ કરો, 10-20 સ્ટોક્સ છે ને ટ્રેક કરવાનું ચાલુ કરો ખાલી. હા. એટલે શું તમને બી આઈડિયા રહે સાથે સાથે હું જે કહું એ. તું એટલે કે તું અમને પર્ટિક્યુલરલી કે કયા ટ્રેક કરીએ એમ. यानी टिप्स ऑन मुथूट फाइनेंस स्प्लिट होने वाला है शायद. બરાબર. 1300 के ऊपर चल रहा था, गोल्ड के ऊपर ही चलता है मैक्सिमम उनका कामकाज, क्योंकि गोल्ड लोन देती है कंपनी. अब हाँ. उसका प्राइस इसलिए बढ़ रहा है इतने टाइम से, लास्ट 1 मंथ से, क्योंकि गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है. गोल्ड की प्राइस 38,000 से लेके हाँ. आज 50,000 क्रॉस कर गई, तो उनका इफेक्ट आएगा. अब वो कैसे चलती है कंपनी मुथूट फाइनेंस? आज मैंने वहां से गोल्ड लोन लिया, ठीक है, अब लोन कौन लेगा गोल्ड देके, कि जिसके पास पैसे की सगवड़ता नहीं है, ठीक है, तो वो पे नहीं कर पाएगा सोना वापस लेने के लिए. मतलब वो पैसे खुद यूज कर लेगा और सोना वापस नहीं लेगा. मतलब वो सोना मुथूट फाइनेंस के पास ही पड़ा रहा लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनकी प्राइस तो बढ़ गई अब सोने की, तो उनको फायदा मिला, इसलिए उसकी शेयर प्राइस बढ़ रही है. क्योंकि अब जो
नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा ना, उसमें उनका जो प्रॉफिट होगा वो पूरा अलग ही होगा, क्योंकि उनके पास इतना सारा सोना पड़ा होगा जिसकी प्राइस 50,000 रुपए है। और कंपनी स्प्लिट करने वाली है शेयर्स 1:1 में। अगर 1500 पे शेयर स्प्लिट किया तो फिर 750 प्राइस हो जाएगी, और जिसके पास एक शेयर है उसको 2 शेयर हो जाएंगे। अरे उसका रिजल्ट भी अच्छा आया था ना लॉकडाउन हाँ, के मुथूट बाद। फाइनेंस पिछले क्वार्टर का तो अच्छा आया ही था, अब ये क्वार्टर का देखना उससे भी बेटर आएगा, क्योंकि गोल्ड की प्राइस और बढ़, चांसेस उसका बहुत ज्यादा है। हाँ इसीलिए टारगेट प्राइस प्राइस मेरे बढ़ को रही बहुत हाई बोल रहे हैं। એટલે मैं એમાં उसको જો શેર લઈએ તો એમાં પાછું આ રીતે પાછા ઇન્વેસ્ટ કરવા ના જવા પડે, એમાં સ્પ્લિટ થઈને શેર ડબલ થઈ જાય, એવું કે છે તું? एग्जैक्टली 1500 નો શેર નંબર ઓફ થશે, શેર્સ બરોબર, નહીં ડબલ થઈ જાય તારી ડબલ થઈ જાય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ। exactly. પણ તું એક રીતે જોવા દો ને તો તને એટલો ફરક ન પડે। એ બહુ બેનિફિટ મળે, કારણ કે પાછો જે 750 થી 1500 થવાની ચાન્સ વધારે છે। રાધર દેન 1500 થી 3000 થાય ને, એના કરતા 750 થી 1500 જલ્દી થાય। હા, કારણ કે એક માર્કેટની મેન્ટાલિટી છે કે આજ મારે ઇન્વેસ્ટ કરવા છે, બરોબર, તો હું નાની સ્ક્રિપ્ટ ગોતીશ ઉપરથી so that હું મેક્સિમમ double- શેર્સ લઈ શકું। શેર ડબલ થઈ જાય ને 1500 ના થઈ જાય તો ઉપરથી ડબલ ફાયદો થયો ને યાર। એક્ઝેક્ટલી તમારો પ્રોફિટ 4 ટાઈમ્સ થયો, હા, સમજ્યા? એટલે એ વસ્તુ હું મુથુટ ફાઇનાન્સ ક્યાંથી ટ્રેક કરું છું, 900 પ્રાઇસ હતી ને ત્યારથી ટ્રેક કરું છું, અને 850 સમથિંગ હતી ત્યારથી એને ટ્રેક કરું છું હું। એટલે મારા સામે જ વધેલો છે આટલો, અને સામે ચાંદીનો અને સોનાનો ભાવ બી વધી ગયો, એટલે એનો બેનિફિટ મેં જોયેલો જ છે કેવી રીતે એને મળ્યો છે। બરાબર। તું પેલાનું તો કે અમને કે ભાઈ એના કેટલા લીસ્ટ પ્રાઇસે લેવાય, તું પેલું કે છે કયા કીધા? શ્રીરામ ટ્રાન્સ ફાઇનાન્સ હા, શ્રીરામ भाई मुथूट ફાઇનાન્સ फाइनेंस का भी एक बार હજુ વાર છે આમ તો। મુથુટ ફાઇનાન્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય તો કરાય, પણ અત્યારે છે ને સોનું બહુ ટોપ કરી ગયું છે, એટલે કદાચ એમાં હા, પ્રોફિટ બુકિંગ એ વાત બરાબર, ડાઉન થાય તો ડાઉન થાય બરાબર। તો પછી લોચો પડી જાય, ભરાઈ જાય। બરોબર। હા, એટલે એ હું તો એવું માનું છું કે આટલા ઊંચા, કારણ કે ઓલ ટાઈમ હાઈ ચાલે છે કંપની, બરોબર, સ્પ્લિટિંગ ની વાત બી કરે છે, સોનું બહુ ટોપ ઉપર ચાલે છે, એટલે બધી સારી ટર્મ્સ છે એમ। બહુ સારું હોય ને એ બી ખરાબ કહેવાય, બરાબર। બરોબર, બહુ સારું હોય ને એ બી ખરાબ કહેવાય, એટલે એમાં તકલીફ પડી જાય। બીજા તો અત્યારે હું પીએસયુ ટ્રેક કરું છું મેજરલી। પેલ છે, સેલ છે, નાની કંપનીઓ બધી, એટલે કંપનીઓ તો મોટી છે, શેર વેલ્યુ શેર પ્રાઇસ નાની છે। હેલો, હા હા, એવી કઈ એટલે કેજે અમને, એટલે શું અમને ખબર પડે મારે ટ્રેક શું કરવું ના કરવું। એટલે ભેલ છે ને, ભેલ સેલ, આ બધી કંપનીઓ હા, એ જયારે ખુલી હતી ને હા, ત્યારે એમની પ્રાઇસ 2200 હતી, 4000 હતી, આવી શેર પ્રાઇસ હતી, બરોબર। અને બરાબર। જેને સ્પ્લિટ કરતા રહ્યા છે, આર્યા કડીક થાય સ્પ્લિટ 4000 થી સીધો 1000 ભાવ, 1000 થી 200 રૂપિયા ભાવ, કેશ ડબલ કરી નાખે, સ્પ્લિટ કરી નાખે, એમ કરતા 22 રૂપિયા સુધી, 25 રૂપિયા સુધી, 40 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યું છે, સ્પ્લિટિંગ જ કર્યું એમ કે ને તું, બરોબર। અને એ શેર પડતો જ આવ્યો છે આટલા ટાઈમથી। હા, હવે મેં એના ઉપર એક રિસર્ચ ચાલુ કરી છે અત્યારે કે એ શેર હવે વધશે। એનું કારણ છે મેં એના રિપોર્ટ્સ જોયા, બરોબર। આટલા ટાઈમથી એ કંપની લોસ જ કરતી આવી છે। 1992 આ જે ટાઈમ હતો ને એ પીરિયડમાં બધી કંપનીઓને સરકારે પરમિશન આપી હતી, જે ઓલા એલપીજી રિફોર્મ્સ કર્યા ને હા, એ ટાઈમે, એટલે ખૂબ બધી સરકારી કંપનીઓ બની। બીપીસીએલ ના સ્ટેક્સ બી વેચવાના છે ને આ લોકો? હા, એ બી છે। એમ તો 12 પીએસયુ બેંક્સ છે આપણા પાસે અત્યારે, અને એ બરાબર। પ્રાઇવેટાઇઝ કરી અને હવે 5 જ પીએસયુ રહેવાની છે, બાકી 7 વેચી નાખવાની છે પ્રાઇવેટમાં। એટલે આજે હું તમને કહું છું ને સેલ ને ભેલ ને એનું, એ હું તમને કહું કે જો 1990 અને 92 આજુબાજુ બની હતી,
બધી કંપનીઓ. એ વખતે સરકાર પાસે જમીનો હતી એમ, બીજું કશું નતું આપણે ઇન્ડિયા પાસે. હા બરોબર, એટલે જમીનો આલી હતી ખૂબ કંપની બનાવવા, અને સરકારી કંપની હતી એટલે બીજું કોઈ જોવાનું નતું. પણ એ કોઈ દિવસ ચાલી જ નથી આજ સુધી. બરોબર, એ સરકારી ખાતું જે કહેવાય ને, ખાતું આ બધી કંપનીઓના નામે આવી રીતે કહેવત પડી સરકારી ખાતું, એ પડતી જ આવી છે. બરોબર, આજે મેં હમણાં એમના સેલ છે, બરોબર, તો સેલના મેં હમણાં રિપોર્ટ્સ જોયા હતા કે એમના પાસે કેટલી લેન્ડ પડી છે અત્યાર બી. બરોબર, તો એમના પાસે 14,000 એકર જમીન ફ્રી પડી છે, એમને અલોટ થયેલી હોય 1992માં. બરોબર, એટલે હવે જે આત્મનિર્ભર ભારતમાં જો નવી કંપનીઓ ઇન્ડિયામાં આવે ને, તો એમને એનો બેનિફિટ મળી જાય, કારણ કે એ જે જમીન છે એમને એ ફોરેનની કંપનીઓને હાઈ પ્રાઇસ ઉપર વેચી શકે છે, જે એમને મફતમાં મળેલી છે. એટલે એમને કેટલો પ્રોફિટ જનરેટ થાય. 14,000 એકર દિલ્હીમાં જમીન હોય, બરોબર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં, અને ફોરેન કંપનીને તમારે વેચવાની છે, જે તમને મફતમાં આવેલી છે, ઊંચા ભાવે વેચવાની છે, તો તમારો પ્રોફિટ કેવડો થાય. એટલે આ બધું થશે ને ધીમે ધીમે આત્મનિર્ભરનું, એમાં આ બધી કંપનીને બહુ બેનિફિટ મળશે. હાઈ ચાન્સ છે કે આ 40 વાળા સ્ટોક આજથી 5 વર્ષ પછી બધું આત્મનિર્ભરનું વ્યવસ્થિત થાય તો એ 40 વાળા 400 પહોંચી જાય. બરાબર, પણ એના માટે ટાઈમ પીરિયડ લાગશે. બરોબર, ઓબ્વિયસ વસ્તુ, શેર માર્કેટમાં 10 ગણા પૈસા કરવા હોય ને તો 10 વર્ષ તો ઓછામાં ઓછા લાગે. બરોબર, બધામાં રુચિ સોયા જેવો કેસ ના હોય. હા, એ તો અલગ વાત છે. રુચિ સોયા તો બરોબર, 1500 શું વાત થઈ. હા, જેને લીધા છે એને કેવી મજા આવી હશે. જેને લીધા હશે એને કેવી મજા આપણે લીધા હતા ને. આવી હશે. લીધા હતા, હા, 100 લીધા હતા, ₹3.80 મોજ પડી ગઈ. 100 માં તો ₹3.80 લઈને તો તમે 1500 વેચ્યા, એટલે શું વાત થઈ. 1500 ની વેચ્યા, 680 વેચી નાખ્યા હતા આપણે. એટલે વેલું કરી નાખી એમ, ક્યાંક પડી જાય કરી બધું. એટલે પડે જ 1500 થી કેવો પડે ઊંધા માથે. નુકસાન, હા, એવું પડ્યો, પણ 1500 એટલે એ થોડી રાહ જોઈ હોત તો આમ સારું મળત. ના જુઓ ને, એમ તો 1500 વાળા 1500 ઉપર કેટલી બાઈંગ આવી હતી. એમને બધાને તો 750 ભાવ થઈ ગયો. બરોબર, એના કરતા લાલચ નહીં રાખવાની. તમને પૈસા મળતા હોય તો લાલચ નહીં રાખવાની, આ રૂલ રાખવાનો શેર બજારમાં. નગર પતી જવાય. હવે તમને 400 રૂપિયાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં 68,000 રૂપિયા મળતા હોય તો શું લાલચ રાખવાની હવે આનાથી વધારે? તો કઈ લાલચ ના લાગે ભાઈ. 68,000 લઈને આમાં અરે હું તો કહું 68,000 સુધી વેઇટ ના કરાય, 6800 કાઢ ના ખાય. 400 ના 6800 થતા હોય ને તો બી કાઢ ના ખાય. આ તો વેઇટ કર્યો. બરાબર, એટલે પછી કહું ને, બધું બહુ સારું થતું હોય ને એ બી ખોટું જ છે એ તો. બરોબર, આ રુચિ સોયા બહુ બધું સારું થતું હતું. એનો એકચ્યુઅલી જયારે રુચિ સોયા કંપની પોતે હતી ને, અત્યારે તો પતંજલિની છે, પણ જે એટલે એ વેચીને પતંજલિ લીધી એટલે રુચિ સોયા જે પહેલા હતી ને કંપની ઓરિજિનલ, એ વખતે એનો શેર પ્રાઇસ એક જમાનામાં 17,000 રૂપિયા પર શેર હતો. ઓહો, બરોબર, એટલે હાઈ ચાન્સીસ હતા 17,000 પહોંચે. અત્યારે 750. હા, એટલે અત્યારે 750 છે. 1500 ઉપર પબ્લિકે એ જ વિચારીને કીધું છે કે આ વરી 17,000 પહોંચશે. અને પહેલી વાર નથી વેચાણી કંપની. બરોબર, એકવાર પહેલા વેચાણી હતી, સૌથી પહેલી હતી ત્યારે 17,000 ભાવ હતો. પછી બીજી વાર વેચાણી કંપની એટલે 11,000 ભાવ થયો તો, 0 થી આવી રીતે. અને આ ત્રીજી વખત વેચાણી છે. એટલે પબ્લિકને એમ હતું કે 5,000 તો પહોંચશે જ. બરોબર, એટલે આટલી બધી બાઈંગ આવી, એમાં ભળી ગયા. પણ 1500 વાળા ગાંડા થઈ ગયા એમ. 50% થઈ જાય, 50% થઈ જાય તમારા મહિનામાં પૈસા 50% ડાઉન. હા, 1500 લીધેલા 750 ભાવ જોવાનો. એમાં પાછા પછી 1500 બાય કર્યા હોય એટલે પછી થોડો ડાઉન થાય એટલે વેચે નહીં જલ્દી પાછા. હા, અને જે માણસ 5,000 ની એક્સપેક્ટેશન લઈને બેઠો હોય કે 5,000 પહોંચશે, એ ઘરબાર વેચીને લઈ લે શેર. હા, એ વાત બરાબર. બરોબર, અને એના 50% થાય એટલે કેવું દુઃખ થાય. સાચી વસ્તુ છે ને? બરાબર.
એટલે આ બધું સમજી વિચારીને કરવું પડે. વિચારવું પડે. એટલે એ જ છે કે અત્યારે જે સેલ ભેલ ને આ બધી કંપનીઓ છે ને, હું એટલે ટ્રેક કરું છું. અત્યારે ચાન્સ છે એ વસ્તુ લેવાનો, પછી ઉપરના ભાવે લઈને ફસાવાનું ના થાય એમ. બરાબર. સમજે? અત્યારે ગવર્મેન્ટ ઉપર બહુ જ ફોકસ છે અત્યારે, બહુ જ એટલે હદ ફોકસ છે. કારણ કે આત્મનિર્ભર ને સક્સેસ બનાવવું હશે, અને મોદી બનાવશે એમ. બરોબર, બનાવવું હશે તો એમને સરકારી કંપનીઓનો સપોર્ટ જોશે જ વ્યવસ્થિત. કારણ કે અત્યારે બધું છે જ હા, એ તો સરકારી છે જ કંપની ભાઈ, પાસે, જોઈએ જ. ખાલી મેનેજમેન્ટ જ નથી, બાકી એસેટ્સ ફૂલ છે એમના પાસે આજે. બધું છે. બરોબર, કંપની બનાવવા માટે તમારે શું જોઈએ? એક ગવર્મેન્ટ સપોર્ટ, એ બી છે કારણ કે ગવર્મેન્ટ કંપની પોતે છે. એસેટ્સ જોઈએ, બરોબર, હા લિક્વિડિટી જોઈએ, બરોબર, હા, એ જમીન બી છે. જોઈએ, બીજું શું જોઈએ આના સિવાય? બધું છે. એક મેનેજમેન્ટ નથી, એના મેન કારણે બધું પડી રહ્યું છે. પણ એ પ્રાઇવેટાઇઝેશન થઈ જશે એટલે બધું મેનેજમેન્ટ બી આવી જશે, બરાબર. અને એ વખતે આઈ પછી જશે. આ શેર રોક થશે બધા. એટલે હાલથી હું ટ્રેક કરું છું. બરાબર. મેં પોતે જરા લીધા ફ્લો છે આવે તો સેલના. પૂછો. મેં સેલના પોતે લીધા છે 28 રૂપિયાની પ્રાઇસ ઉપર 500 શેર. અત્યારે બરાબર. 36 રૂપિયા ચાલે છે. બરોબર, એટલે મને તો હવે વેચવાની તો મારી જરૂર જ નથી. 100 પડ્યો, પ્રોફિટમાં જ છે ને આમ બી. પાછો હા, એ 28 આવશે ત્યારે વિચારશું, પાછો 28 આવશે ત્યારે વિચારશું કે એડ કરવા કે કાઢવા. બરોબર, ત્યાં સુધી તો પ્રોફિટમાં છે, હા ત્યાં સુધી તો નથી. કારણ કે મેં ટાર્ગેટ એનો 200 રૂપિયાનો રાખેલો છે કે જ્યાં સુધી 200 હા રૂપિયા નહીં આવે ને, તો હું 150 રૂપિયા નહીં વેચું. હા. બરોબર, અને બસ. ટાઈમ આપવાનો છે મારે 10 વર્ષ આરામથી. બરાબર. એટલે એ રીતે વિચારીને તમે આવું નાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો કે ભાઈ તમે વિચાર કરો એક વસ્તુ કે તમે 20 રૂપિયા કોઈ શેર લીધેલો હોય, બરોબર, અને ભવિષ્યમાં એના 200 રૂપિયા થઈ જાય. એટલે અત્યારે કદાચ 20 રૂપિયા કામમાં ના આવતા હોય, પણ ભવિષ્યમાં એ તમારે 200 રૂપિયા થઈ જાય ને, તો તમારા 10 રૂપિયા એ વખતે કામ આવવાના છે. બરોબર, હા, અત્યારે એ કદાચ તમે બરાબર. તમારી પાસે 10,000 રૂપિયા પડ્યા છે, એક્ઝામ્પલ, બરોબર, તમે એને ઇન્વેસ્ટ કરી દીધા, તમારે હાલ જરૂર નથી, તો 10,000 રૂપિયા તમને બહુ મોટી અમાઉન્ટ ના લાગે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે, બરોબર. પણ 10,000 રૂપિયાના તમે શેર લીધા, આજથી 10 વર્ષ પડી, પછી તમારે પૈસાની જરૂર પડે ને, તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં લાખ રૂપિયા હશે, અને એ વખતે બરાબર. જરૂર જયારે હશે ને, એ વખતે લાખ રૂપિયા બહુ મોટા લાગશે. હા, એ સીધી વાત. બરોબર, અત્યારે કદાચ તમે 10,000 રૂપિયા એફોર્ડ કરી શકો, પણ ભવિષ્યમાં જયારે અર્જન્ટ જરૂર હશે ત્યારે લાખ રૂપિયા તમને બહુ જ મોટા લાગશે, અને અત્યારે પડ્યા બેંક એકાઉન્ટમાં વપરાઈ જશે. એ સીધી વાત. બરોબર, એટલે એ રીતે વિચારાય એમ. આ તો કોને એને બરાબર. 2,000 બી પ્રાઇસ હતો, 2,000 4,000 બી પ્રાઇસ હતો, એ બી થઈ શકે છે આજથી 20 વર્ષ પછી. તો 2,000 પહોંચે હા એટલે તમારા રૂપિયા કેટલા થયા? 10,000 નાખીને 10 લાખ રૂપિયા તમે કાઢો છો. એ નાની વસ્તુ ના કહેવાય, હા, એ તો. બરોબર. અને એ વખતે 10 લાખ રૂપિયા દેખાય તમને, બરોબર, કે આ ભાઈ મેં 10,000 નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું તો 10 લાખ રૂપિયા આજ મારા પાસે, મારે એક વસ્તુની શાંતિ, ચલો કોઈ વસ્તુની કોઈ એ વખતે પૈસાની જરૂર હોય તો એ વખતે શાંતિ એમ. 10 લાખ હા. રૂપિયા પડ્યા, ગમે ત્યારે કાઢી શકું છું, બરોબર. અને પછી 2,000 થી વળી 20 આવવાનો કોઈ તમને ઇન્સ્ટન્ટ નહીં આવી જાય, એક દિવસમાં આવી ગયો, ના 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 આવે. બરોબર. અને પછી કદાચ 2,000 નો 1,800 બી થાય ને, તો બી તમને અફસોસ ના થાય, કારણ કે તમે 20 રૂપિયાની પ્રાઇસ ઉપર લીધેલો છે. એ 20 નો લીધેલો એટલે. એટલે એ જ વસ્તુ છે. હવે આજે રુચિ સોયા હતો, બરોબર, 680 બદલે 650 વેચવો પડ્યો હોત ને મને, તો બી અફસોસ ના થતો, બરોબર. ભલે એ ફરક પડે કે ભાઈ કેટલો ફરક પડે, 100 શેરે 3,000 રૂપિયાનો ફરક પડે, હા, બરોબર, એ છે. 30 રૂપિયા ઓછામાં, બરોબર, 3,000 રૂપિયાનો ફરક પડે. પણ એ 3,000 રૂપિયાનો ફરક ઓછો લાગો, કારણ કે મેં 3 રૂપિયાના ભાવે લીધેલા છે શેર. હા હા. સમજ્યા? એટલે એ રીતે વિચારાય એમ કે લોંગ ટર્મ રાખી દેવાના, ભલે પડ્યા. અને એક લોજિક રીતે વિચારવાનું, તમારે પોતે રિસર્ચ કરવાનું આ વસ્તુ ઉપર, તો એ બરાબર. બેનિફિટ તમને ખૂબ મળે આગળ. બરોબર, તો કોઈને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો મને પૂછજો એમ, તો હું તમને આઈડિયા સારા સારા આપીશ, એમાં વાંધો નથી, કારણ કે હું પોતે કરવાનો છું હમણાં. તો હું જે કરીશ હા એ જ હા. તમને આપીશ, એવું નહીં કરું કે ભાઈ તમને અલગ કરાવું, હું અલગ કરું. કેતો રહેજે એમાં.
બીજું કઈ નહીં. તમારે ઇન્વેસ્ટ બે- કરવાનું હોય ત્યારે મને કહેજો ભાઈ આટલા રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરવાના છે. કરવા જ બેઠા છીએ, પણ લો પ્રાઇસ માં શેર હોય ને લોંગ ટર્મે સારો બેનિફિટ આપે એવામાં કરવાના, એટલે શું એ જ પ્રોફિટ હાઈ આવે, એક- બીજું કઈ નહીં. એક લોજિક છે કે અત્યારે બજાર પડેલું છે, અત્યારે તો બી સ્ટેબલ થઈ ગયું, પણ પેલા કરતા તો હજુ બી નીચે જ છે. આ પાછું થઈ ગયું. બરોબર, હજુ 12,500 નું લેવલ આવશે જ્યાંથી આપણે પડવાનું ચાલુ થયું હતું. બરોબર, જાન્યુઆરીમાં આપણે 12,000 આજુબાજુ હતા, હા. હજુ 11,000 નું લેવલ આવ્યું છે. એટલે 1,000 નો ગેપ એટલે 10% નો ગેપ કહેવાય. બરોબર, એટલે 10% નો ગેપ લઈ તમે નોર્મલ બજારમાં આવી જાઓ. બરોબર, આજ તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યા, બરોબર, તમને એમાં 10-12% રિટર્ન મળી ગયું. બરોબર, હમ. પછી પડ્યા રાખવાના. બરાબર. સમજ્યા? હવે આજ મેં સેલ લીધા છે ને 28 ના ભાવે, અને 35 રૂપિયા ભાવ થઈ ગયો. બરોબર, એટલે હવે મને એ વસ્તુની ચિંતા નથી, એમ મારા રોજ ભાવ જોવો પડે એવું નથી. હા. બરોબર, એ ઘટીને શું થશે એમ, કારણ કે આપણે એવું સમજવાનું કે જાન્યુઆરીમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, હમ. બરોબર, એવું થઈ જાય ને પછી